अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे आज की मेन न्यूज़ के हवाले से। वो ये है कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान के पहले वन विंडो कारोबार की सहूलत का इफ्तिताह कर दिया गया है। ये इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट की जानिब से लिए गए हैं। साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि इस्लामाबाद के अंदर ख़ासकर बिज़नेस कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा एक पुरजोर हम कह सकते हैं कि एक फरमाइश भी थी, और साथ साथ ये एक सहूलत मरकज़ का इफ्तिताह करना है। इट मीन्स के आपके लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, फैसिलिटेशन सेंटर, और ख़ासकर इसलिए भी प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से ये इनिशिएटिव है कि आने वाले दिनों में जो तमाम बिजनेसेस हैं उनके ऊपर जो है वो काम हो सके। आज इसके हवाले से हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म से चीनी कंपनी के वफ्द की मुलाकात हुई है। ये ग्रीन शिप ब्रेकिंग यार्ड खासकर उसकी तामीर करने का जो है वो ऐलान किया गया है। कितना इंपॉर्टेंट है ये एस्पेक्ट, और ख़ासकर हम ये भी देख रहे हैं कि चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर भी जो है वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, सिपैक के हवाले से भी मामला जो है वो ज़ेर गौर हैं, और कुछ चीज़ें जो है वो न्यू फेज़ 2 के अंदर इम्प्लीमेंट की जा रही हैं। आज डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि सरमायाकारों के लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाने के लिए यहाँ पर ख़ासकर SCCP रेगुलेटर्स और पोर्टल से जो है उसको मुंसलिक कर दिया गया है। अब आपको पता है कि तमाम रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ काफ़ी अपकीद दिखाई दे रही हैं कि किसी ना किसी तरीके से जो है वो बिजनेसेस और ट्रांसपेरेंसी के ऊपर काम किया जा सके। तो वहीं पे हमारे पास जो ये एक पोर्टल खासकर SCCP और इन रेगुलेटर्स को तमाम जो है वो मुंसलिक किया गया है, ताकि आने वाले दिनों में मज़ीद ट्रांसपेरेंसी और इन्वेस्टर्स के लिए कुछ सहूलियात फराहम की जाएँ। और हम बात करेंगे गैर मुल्की सरमायाकारों के हवाले से, जो टैक्स के अंदर उनको जो है वो थोड़ा सा भी जो हम कह सकते हैं इशूज़ थे या उनके जो मसाइल थे उनको फौरी हल करने के लिए FBR की जानिब से एक हम कह सकते हैं आला सतह कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है कि आने वाले दिनों में जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको कोई भी टैक्स के हवाले से कोई इश्यूज़ ना क्रिएट हों। और आज हम बात करेंगे FDI के हवाले से। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और साथ साथ तकरीबन इसके अंदर 7% का गेन देखा गया है। तो इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। और देख रहे हैं ख़ासकर जब हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो हमारी रीजनल जो कॉपरेशन है वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और इसकी वजह से भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो है मज़ीद काम हो रहा है। तो एक रिपोर्ट देखते चलते हैं, फिर वापस आते हैं, मज़ीद प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान की मईशत के लिए तरक्की का अहम जरिया है। ये रोजगार के मौके पैदा करती है, जदीद टेक्नोलॉजी और महारत लाती है, बरामदात को बढ़ाती है और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा करती है। गैर मुल्की सरमायाकारी माशी इस्तेहकाम, सनती तनव्वुर और पायदार तरक्की के फरोग में भी कलीदी किरदार अदा करती है। वतन अजीज में जुलाई 2025 के दौरान बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 7% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इस महीने खालिस FDI $208 मिलियन रही, जो गुज़श्ता बरस के मुकाबले में ज्यादा है। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में चीन $51 मिलियन के साथ सबसे बड़ा सरमायाकार रहा, जबकि हांगकांग, स्विट्जरलैंड और बरतानिया ने भी नुमाया हिस्सा डाला। सेक्टर्स में सबसे ज्यादा सरमायाकारी पावर सेक्टर में आई, जिसमें हाइडल और कोयले के मंसूबे शामिल हैं। माली खिदमात, कानकनी और मैन्युफैक्चरिंग में भी सरमाया आया। माहिरीन के मुताबिक FDI मईशत के लिए रोजगार, टेक्नोलॉजी की मुंतकली और सनती तरक्की का जरिया है, तहम वसी पैमाने पर सरमायाकारी मुतवज्जे करने के लिए पॉलिसी इस्लाहात नागुज़ीर हैं, और मौजूदा हुकूमत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल के जरिए बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी के लिए इनकलाबी इक़दाम कर रही है, जिससे पायदार माशी इस्तेहकाम की राहें हमवार होंगी। जी, आपने रिपोर्ट देखी। तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए वे हैव स्टूडियो में हमारे साथ जो है वो गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। जूम पे हमारे साथ मौजूद है मियां जाहिद हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप बिजनेसमैन भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। जाहिद साहब, क्या कहेंगे? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास इकॉनमी के हवाले से बड़ी बड़ी खबरें हैं जो डेली बेसिस पे आ रही हैं। वहीं हमारे पास जो एक रीजनल खासकर जो एक्टिविटीज़ है जिसकी बात की जाए कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आजकल? ईयर ऑन ईयर बेस पे हमने देखा 7% का इजाफा देखा गया। डेली बेसिस पे न्यू बिजनेस डिप्लोमेसी भी देखने में आ रही है, और वहीं हमारे पास नंबर्स भी जनरेट हो रहे हैं। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है और बड़े अच्छे मौके जनरेट हो रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड ओवर पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी बढ़ी है। पाकिस्तान के मुआशी इशारे जो हैं वो रोज़ बरोज़ बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान की जो अभी फिच की रिपोर्ट आई है, उससे पहले P&A की रिपोर्ट आई थी, फिर
इसकी मूडीज की रिपोर्ट आई थी, तो सब ने पाकिस्तान की जो पोजीशन है उसको बेहतर करार दिया और उसको पहले से कदरे उन्होंने स्टेबल करार दिया, और उसकी वजह से जाहिर है कि हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर अच्छे असरात पड़ेंगे। और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको उसमें जो वल्नरेबिलिटी होती है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो उनके खदशात जो है वो कदरे कम होंगे। लेकिन अभी इस सिमत में बहुत सारा सफ़र करना हमें बाकी है, और इसी सिलसिले की कड़ी है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने आज बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर का भी इफ्तिताह किया, क्योंकि ओवरऑल पाकिस्तान का जो इस वक्त एक तरफ तो तासुर ये है कि पाकिस्तानी बड़ी अच्छी कौम है और पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत भी हो रही है। ये जो इंडिया के साथ हमारा क्लैश हुआ तो उसमें हमने बहुत अपना फेस जो है उसको दुनिया में बेहतर किया है और उसको ब्राइट और शाइन किया है। और लेकिन साथ साथ जो बिजनेस में इम्पेडिमेंट्स हैं, जो हर्डल्स हैं, उसके हवाले से हमारा जो रिकॉर्ड है वो शायद इतना ख़राब नहीं है जितनी हमारी रेपुटेशन ख़राब है और गुडविल ख़राब है। तो वर्ल्ड ओवर ये भी हमें इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में मामलात इतने खराब नहीं है जितने लोग बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, और खास तौर पे इंडियन प्रोपेगेंडा जो है वो हमारे खिलाफ बहुत ज्यादा होता है। तो उस जमन में हम एज बिजनेस कम्युनिटी भी पाकिस्तान की बहुत कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान का फेस अपलिफ्ट होना चाहिए इंटरनेशनल अरीना में, और साथ ही साथ गवर्नमेंट भी इसमें बड़ा ताउन कर रही है। और मैं समझता हूँ कि हम और गवर्नमेंट मिल के इस जमन में मजीद कोशिशें कर सकते हैं। और पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी इस वक्त ज़रूरत है वो एफडीआई की जरूरत है। तो ये मिशन ऐसा है कि जिसको हम और गवर्नमेंट मिलके अकम्प्लिश कर सकते हैं। और प्राइम मिनिस्टर जिस तरीके से दिन रात भाग दौड़ कर रहे हैं, दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं, हमारे फील्ड मार्शल साहब भी इस सिलसिले में बड़ी कोशिश कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये सब मिलजुल के, और बल्कि अभी मैं बताऊं कि जी हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी गए थे अमेरिका, भी होके आए हैं, और जो 19% हमें टैरिफ मिला है वो भी एक पाकिस्तान की बड़ी अचीवमेंट है। और उसमें हमारी एक्सपोर्ट्स भी इमीडिएटली 2-3 अरब डॉलर की बढ़ेंगी। और साथ ही साथ इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में जब हमारी गुड्स पहले से ज़्यादा मिकदार में जाएंगी तो उसके हमें इन रिटर्न पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए भी बड़े अच्छे अच्छे असरात होंगे। और पाकिस्तान में अभी जैसे हम देख रहे हैं कि FBR है और जो दूसरे इश्यूज हैं, जैसे भी SECB भी उसमें फंड क्रिएट कर रहा है स्टॉक मार्केट के लिए। तो ओवरऑल ये सारा एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है कि जिससे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अब मुआशी तौर पे भी इंशाल्लाह बड़ी तेज़ी से तरक्की होगी। जाहिद साहब, आपने सही फरमाया और ख़ासकर आपने जिक्र किया फैसिलिटेशन सेंटर का। क्या फ़ायदा होगा इसका? एक ये वन विंडो फैसिलिटेशन होगी, ख़ासकर ये इस्लामाबाद में इफ्तिताह हुआ है, बिज़नेस कम्युनिटी की भी डिमांड थी, चेंबर्स भी काफ़ी इसके ऊपर बात कर रहे थे कि कुछ होना चाहिए ऐसा जिससे फैसिलिटेशन लोकल इन्वेस्टर्स के लिए हो, लोकल बिजनेस कम्युनिटी के लिए हो। तो इसके क्या इम्पैक्ट्स आएंगे फौरी तौर पर? आप क्या देखते हैं इसको, और ये कैसा इनिशिएटिव गवर्नमेंट की जानिब से लिया गया? देखिए, ये जो बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर है इसमें मैं हमारे जो कैसर शेख साहब हैं जो मिनिस्टर हैं फॉर इन्वेस्टमेंट, इनको भी मैं मुबारकबाद पेश करूंगा कि इनकी दिन रात की मेहनत है और बड़ी मेहनत कर रहे हैं। इससे पहले ये वजीरे ये बहरी अमूर थे, उसमें भी ये बड़ी मेहनत कर रहे थे, और अब इसमें भी इन्होंने आके देखे फौरन मेहनत की है और ये चीज़ एक सामने आई है। मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद में जो आज इसका इनोग्रेशन हुआ है बिजनेस सेंटर का, ये जो कराची इसका हब है, तो कराची में भी इसका एक सेंटर, बल्कि 2-3 सेंटर कराची में कायम होने चाहिए, लाहौर में होना चाहिए, फैसलाबाद में होना चाहिए। तो मुख्तलिफ शहरों में इसके सेंटर्स होने चाहिए। और इसमें मैं आपको UAE की एग्जांपल दूंगा कि वहाँ क्या है कि अगर आप कोई इन्वेस्टर वहाँ पे जाता है, यानी अगर कराची से फर्ज कीजिए कोई इन्वेस्टर UAE में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो वो जब वीज़ा लगवाने जाता है तो वहीं उनके वीज़ा ऑफिस में ही उन्होंने एक बोर्ड रूम बनाया हुआ है, और वहाँ पे बैठ के वो जूम पे UAE में जूम मीटिंग कर सकता है, और वहीं जो उनके मसाइल हैं वहीं बैठे बैठे उसके हल हो जाते हैं। तो इसी तरीके से हमें भी चाहिए। और फॉर एग्जांपल अगर आज मैं अमेरिका में कोई कंपनी रजिस्टर करवाना चाहूँ तो मैं यहाँ से बैठ के रजिस्टर करवा सकता हूँ, और इट विल टेक अराउंड 30 मिनट्स कि कंपनी आपकी रजिस्टर हो जाएगी। तो इसी तरीके से पाकिस्तान को ये चाहिए कि जो फैसिलिटेशन है वो रियल टाइम फैसिलिटेशन हो। मैंने उसको भी मैं पढ़ रहा था कि ये बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर के जो उसमें उन्होंने बताया है फीचर्स में, तो वो ये है कि वो आगाह करेगा लोगों को जो पाकिस्तान में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसके मुतल्लक, वो उसको इन्वेस्टर्स को मालूमात देंगे, उनकी रजिस्ट्रेशन वगैरह के हवाले से मालूमात देंगे,
और लाइसेंसिंग के हवाले से मालूमात देंगे। मेरा कहना यह है कि वो वन विंडो सोल्यूशन होना चाहिए, वो मालूमात ही ना दे रहे हो बल्कि वो आधे घंटे में वो सारे काम करवा के भी दे रहे हो। तो ये देखना चाहिए। इसी तरह यूएई का मैं आपको बताऊं कि उन्होंने उसमें रखा हुआ है कि जी आपको ये सर्विस फॉर एग्जांपल 30 मिनट्स में प्रोवाइड करनी है, और अगर 30 मिनट 10 सेकंड हो जाएंगे तो वो एक्सप्लेनेशन कॉल हो जाती है मुतलका अफसर की, और उसकी ईमेल आ जाती है और उसकी डिमोशन हो जाती है। तो यही चीज हमें अपने यहाँ करनी होगी कि हमें इसकी टाइम लिमिट्स मुकर्रर करनी होगी। सिर्फ अवेयरनेस नहीं देनी होगी, मालूमात नहीं देनी होगी, बल्कि उनके जो मुतलका लाइसेंसिंग है या रेगुलेटरी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं या कंपनी रजिस्ट्रेशन है उसके लिए हमें टाइम लिमिट देनी होगी, और उसमें साथ ये देना होगा कि ये काम इतने मिनट में हो रहा है, और ये अब आपका ट्रैकिंग ये हो रही है कि आपका ये जाहिर साहब, प्रोसेस अब बिल्कुल इस सही मरहले में है बताया और आपने इतने कि सेकंड या इतने मिनट्स इसमें बाकी रह गए। तो फैसिलिटेशन इस सेंटर तरीके से जैसे अगर हम उसको इंडस्ट्री के सिस्टम को हैं। बनाएंगे तो ये फिर वर्ल्ड जी, क्लास सिस्टम होगा, और फिर रियल सेंस में वाकई लोग इसकी तरफ एनकरेज होंगे और ये बिल्कुल हमें अट्रैक्ट इसका होंगे। जाहिर रिजल्ट्स साहब, मिल मैं आपसे सकेंगे। पूछना चाह रही हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब से आज चीनी वफ्द की मुलाकात हुई है, उनके फॉरेन मिनिस्टर भी आए हुए हैं यहाँ पर। बड़ी एक अच्छी बात है इसमें कि खासकर सिपैक जो है वो हमेशा चाइनीज़ जब कोई वफ्द आता है, डेलीगेशन आता है, तो सिपैक जो है वो लाइमलाइट में आता है। इसके हवाले से ही बताइएगा। और यहाँ पर ग्रीन शिप ब्रेकिंग यार्ड जो है इसको तामीर करने का ऐलान किया गया है, ये कितना इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान के लिए? ये पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत खुशकिस्मती की बात है, क्योंकि पाकिस्तान में आज से 20 साल पहले कोई 132 से 140 के करीब शिप्स आते थे ब्रेक होने के लिए, और अब वो आ गए गालबन 3 या 4 या 5 सालाना, इस तरह की उसकी सिचुएशन है। और जबकि हमारी जो पाकिस्तान की जो स्टील की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए अब हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर यही शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री हमारे पास फ्लरिश करे, जिसमें हम पाकिस्तान पहले पायनियर थे, तो वो अगर फ्लरिश करेगी तो यकीनन उसका हमें 1-1.5 अरब डॉलर का फायदा होगा जो हम अपनी इंपोर्ट्स करते हैं रॉ मटेरियल की। उसके बजाय हमें शिप ब्रेकिंग में एक तो लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलेगा, और दूसरे 1-1.5 अरब डॉलर का उसमें फायदा भी होगा, और हमारी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल भी इजीली मिल सकेगा। जहां तक इसमें ग्रीन शिप ब्रेकिंग का ताल्लुक है, तो वो असल में मसला इसके एनवायरनमेंट के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं कि इस वक्त जो हम शिप ब्रेक करते हैं अगर अपने पास, तो उसमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। उसमें उसके बहुत सारे हैजर्डस मटेरियल्स होते हैं, कोई मशीनरी होती है, और चीज़ें इस तरह की होती हैं कि जिसमें हमारे एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को एतराज़ होते हैं। तो अब अगर हम चाइना के ताउन से, उनकी टेक्नोलॉजी से अगर हम इस तरीके से इसको काम करेंगे, तो इसमें एक तो मैकेनिज्म बेहतर होगा, इसमें चीज़ें तेज़ी से और फास्ट ट्रैक के ऊपर होंगी, और दूसरे जो हमारा उसमें स्टाफ है जो शिप ब्रेकिंग में इन्वॉल्व होता है, ह्यूमन रिसोर्स, उसकी सेफ्टी भी हो सकेगी और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होगा, और उससे हमारा समुंदर पोल्यूट नहीं होगा। तो ये इस तरह की चीजें होंगी, तो उसके नतीजे में ये हम इस जो सनत है इसको फरोग दे सकेंगे। जाहिर है कि जब चाइना इसमें इन्वॉल्व होगा हमारे साथ, तो फिर इसमें जो जो इसका रियल पोटेंशियल है वो अनलीश हो सकेगा। तो ये मैं समझता हूँ कि दिस इज अ वेरी गुड एक्टिविटी एंड राइट, यानी जो इसका कदम उठाया गया राइट स्टेप है, राइट डायरेक्शन में। और ये इससे हम मैं जाहिर साहब, एक्सपेक्ट करता हूँ कि नियर फ्यूचर में हमें एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी अनलीश होगी। जाहिर साहब, एक तरफ हमारे पास जो एफडीआई के हवाले से, ऑफ कोर्स जो मैंने आपसे सवाल किया था रिपोर्ट के बाद ही, कि ऑप्शंस बड़े मौजूद हैं। टैरिफ के हवाले से यूएस टैरिफ में हमें यहाँ पे क्वेश्चन मिल गया है। एक अच्छा रीजन में हमारे पास सबसे कम टैरिफ है 19% के करीब करीब। दूसरा ये कि चाइनीज़ जो हमारी इंडस्ट्रियल शिफ्ट ओवर है, तो आप समझते हैं कि ये जो डेलीगेशन आया है ये इसी एक हम कह सकते हैं एस्पेक्ट को डिस्कस करने के लिए खासकर इंडस्ट्रियल शिफ्ट ओवर के हवाले से आया है? और दूसरा ये कि पाकिस्तान में मज़ीद इंडस्ट्रीज़ लगने का जो एक अंदेशा है ये भी सामने आ रहा है कि यहाँ पर मज़ीद जो है वो अब थोड़ा सा, क्योंकि जितनी इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं वो नाकाफ़ी हैं। खासकर अगर हम यूएस टैरिफ को मद्देनज़र रखें, हम मद्देनज़र रखें कि हमारे पास एफडीआई आ रही है या हमारे पास जो एक रीजनल अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं। देखिए बात यह है कि जो इस वक्त सिचुएशन है, पाकिस्तान को जैसे 19% टैरिफ है, और बांग्लादेश को 25% है, और इसी तरीके से वियतनाम है, इंडिया को 25% है, और एडिशनल 25% भी है इंडिया पे। तो जो एडिशनल 25% है इंडिया पे, वो तो मैं समझता हूँ थोड़े दिन में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर पाकिस्तान को इसमें 1-2% की एज रहती है, तो उसमें 2-2.5 अरब डॉलर की जो एक्सपोर्ट है, वो तो हम अपने जो इस वक्त बिल्डिंग रिसोर्सेज हैं, जो हमारी कैपेसिटी है, वो हम खुद अपने रिसोर्सेज से कर सकते हैं।
और अब अगर उस पर जाते हैं हम एक बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरफ, फॉर एग्जांपल अगर हमें 10, 15 या 20 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट एडिशनल अगर हमें मिल जाए और हम कर सकें, तो उसमें अपॉर्चुनिटी तो है। और वो अपॉर्चुनिटी इस तरीके से है कि चाइना के ऊपर जो अमेरिका का दबाव है टैरिफ का, वो रिलीज नहीं होगा। वो अगर होगा भी तो बहुत थोड़ा होगा, और चाइना को वो एक कॉम्पिटिटिव एज यूएस नहीं देगा। तो उसमें पाकिस्तान को कुछ एडवांटेज जरूर मिल सकता है। तो इस तरीके से चाइना का जो आप कह रही हैं कि इंडस्ट्री यहाँ शिफ्ट हो सकती है, तो उसमें चाइना की सनसेट इंडस्ट्री तो बहुत अरसे से वियतनाम वगैरह में शिफ्ट हो रही है। तो अब अगर वो पाकिस्तान में भी शिफ्ट होती है और ये पाकिस्तान को अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो ये बहुत अच्छी होगी। लेकिन उसमें एक जो बहुत बड़ा हर्डल है, वो है हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के हमारे 3 कंपोनेंट हैं, जिसमें एक हमारे यहाँ जो बिजली है वो रीजन में सबसे महंगी है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर चाइना को लें, तो चाइना में बिजली जो है वो 6 से 8 उसमें है अपना पर यूनिट है। और पाकिस्तान में जो है वो 13-14 सेंट्स पर यूनिट है। इसी तरीके, तो ये जाहिर है कि इतना बड़ा गैप है कि उसको हम ठीक नहीं कर क्या सकते, वो उसको इससे हमें कम हेल्पफुल करना होगा। होंगे? जो पावर सेक्टर के ऊपर काम हो रहा है गवर्नमेंट की जानिब से, आईपीपी से नेगोशिएशन से लेकर बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी, या बिजनेस जो इंडस्ट्रीज के लिए टैरिफ दिया गया, और आने वाले दिनों में भी कहा जा रहा है कि मजीद कमी आएगी, तो क्या ये जो एक बिजली की बचत या बिजली की जो एक कीमतों में कमी आ रही है, इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में होगा आप जो इंडस्ट्रियल टैरिफ की बात कर रहे हैं उसके ऊपर? देखिए, इस वक्त जो हमारी बिजली है कोई 14-15 सेंट के ऊपर है, बल्कि 13 सेंट के ऊपर है, जबकि वो होनी चाहिए 9 सेंट के ऊपर। अगर हम अच्छा, ये 1% का जो हमें बेनिफिट मिल सकता है, जो भी टैरिफ की बात हो रही थी, तो ये भी कोई 3, 2.5, 3 रुपए पर यूनिट का हमें, या पर मीटर, या इस तरीके से उसका हमें बेनिफिट मिल सकता है, जबकि गैप जो है वो 5-6 का है। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम बिजली की कीमत और ज्यादा कम करें। और साथ ही साथ मैंने भी आपको कहा था कि 3 चीजें हैं जो हमारा कंपोनेंट है इसमें, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में। एक तो बिजली की कीमत है, गैस की कीमत है, और दूसरा हमारा मार्कअप का रेट है। ये तीनों चीजें गवर्नमेंट को बड़ी तेजी से नीचे लानी होंगी अगर इस अपॉर्चुनिटी को, जो इंटरनेशनली आ रही है, इसको अगर हमने ग्रैब करना है, तो हमें इन तीनों चीजों के ऊपर हमें काम करना होगा। जहां तक न्यू यूनिट्स आ रही है, न्यू इन्वेस्टमेंट आ रही है एनर्जी सेक्टर में, तो उसमें जब तक हमारे यहाँ 1,000 अरब रुपए की जो बिजली के लॉसेज हैं सालाना, जिसमें बिजली चोरी भी शामिल है, जिसमें लाइन लॉसेज भी शामिल हैं, जिसमें बिल नॉन पेमेंट भी है, तो ये इश्यूज जो हैं इनको भी हमें एड्रेस करना होगा। और उसके लिए हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी होंगी। ये अगर हम कर लें तो हमारी 5-6 रुपए यूनिट बिजली की कीमत कम हो सकती है। तो इस तरफ हमें काम करने की जरूरत है। और साथ ही साथ हम जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर भी अगर हम स्टेप इन करते हैं जरा फास्ट स्केल के ऊपर, तो उसमें भी हमारी बिजली की कीमत कम हो सकती है। एज फॉर आईपीपीज इज कंसर्न, उसमें गवर्नमेंट ने उनके साथ निगोशिएशन की, हमने एफपीसीसीआई ने भी उनके साथ, गवर्नमेंट के साथ हेल्प आउट किया, और उसके नतीजे में कुछ कीमतें 10-12 रुपए यूनिट कम हुई हैं। लेकिन अभी भी वो कीमत बहुत ज्यादा है, तो उसको कम होने की जरूरत है। अब उसके लिए देखेंगे गवर्नमेंट कितनी डिटरमिंड है और किस तरीके से उसको हैंडल करती है। बिल्कुल, ये इसके ऊपर अभी मजीद भी देखने काम वाली होगा। बात है। गवर्नमेंट की जानिब से इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, जहां पावर सेक्टर के ऊपर, वहीं प्राइवेटाइजेशन के हवाले से भी काम किए जा रहे हैं। जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद है। वेल, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। हमारे पास 100 इंडेक्स अपडेट्स भी मौजूद हैं आज की मार्केट के, देखते चलते हैं इंडेक्स की क्या पोजिशन है। जी, ओपन हुई मार्केट 1,50,591, जबकि हायर साइड पे मार्केट गई 1,51,249.62 के लेवल पर। आप देख सकते हैं कि हायर साइड पे एक अच्छे नंबर्स जनरेट हो चुके हैं। लोअर वाज 1,48,272.57 एंड फाइनली क्लोजर, जो कि एक थोड़ा सा आज हम कह सकते हैं पॉलिटिकल, थोड़ा सा एक मार्केट में सेंटिमेंटल इशू क्रिएट हुआ था, खासकर क्लोजर के टाइम पे मार्केट ने उसको एक ओवरकम किया, और फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि एक मार्केट इसको ओवरलुक कर गई, यानी कि हम फिर 50,000 का जो साइकोलॉजिकल बैरियर है उसको लूज कर दिया। 1,49,235.26 पे मार्केट का क्लोजर रहा। चेंज रहा 1,355.74 का डिक्लाइन। जी, 100 इंडेक्स अपडेट्स आपने देखे, और यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि आज के दिन की पोजीशन जो है वो थोड़ी सी डाउन साइड पे है, लेकिन ये कंसोलिडेटेड मार्केट है। कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन होगा तो मार्केट इसको ओवरकम कर लेगी। दैट्स इट। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए और इन तमाम हम कह सकते हैं कोऑपरेशन को मज़ीद जो है वो एक सक्सेसफुल करने के लिए मुज़ाकरात पे जो है वो अग्री हुए हैं। ऐलान किया गया है कि इसके ऊपर पाकिस्तान में और बांग्लादेश में खासकर जो इंडस्ट्रियल एक कोऑपरेशन है और इंडस्ट्रियल जो एक कनेक्टिविटी है इसको बढ़ाया जाएगा और जॉइंट वेंचर्स किए जाएंगे, B2B रिलेशंस किए जाएंगे और उसके बाद जो प्रोडक्ट है वो पूरी दुनिया में सेल की जाएगी। उससे ये फ़ायदा होगा कि हमारी जो एक रीजनल जो एस्पेक्ट है, हमारा जो रीजनल हम कह सकते हैं बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग होगी और साथ साथ जो है हमारे पास ऑप्शंस मज़ीद मजबूत भी होंगे। तो आज इसके हवाले से हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ हमारे पास जो है वो पाकिस्तान एंड चाइना एंड अफगानिस्तान के हवाले से भी न्यूज़ है, वो बताते चलें कि सिपैक के ऊपर जो है हमारे तीनों कंट्रीज़ की जो है वो एक इत्तफाक हुआ है कि तौसीक की जाएगी। इसमें ख़ासकर सिपैक के हवाले से इसलिए भी बढ़ाया जाएगा क्योंकि तीनों कंट्रीज़ में एक जो बाय रोड एक बाय लैंड जो है वो रिलेशंस है उनको भी स्ट्रॉन्ग किया जाएगा और पाकिस्तान एंड चाइना जो है वो ऑलरेडी हम कह सकते हैं कि एक बॉन्डिंग मज़ीद दिखाई भी दे रही है। तो यहाँ इस पे हवाले से भी हम बात करेंगे और हम ये भी देख रहे हैं कि तमाम ख़ासकर छोटे किसानों के हवाले से जो है वो कर्ज़ों की बात की जा रही है कि छोटे किसानों की जो है वो कर्ज़ों तक रसाई मुमकिन होगी। गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है और ख़ासकर हम ये भी देख रहे हैं कि इस इनिशिएटिव में ये दिखाई दे रहा है कि बैंक्स को जो है वो कर्ज़ों के लिए कवर फराम किया जाएगा, यानी कि रिस्क कवर जो है वो फराम किया जाएगा। आज हम ये भी डिटेल डिस्कशन करेंगे कितना इंपॉर्टेंट है ये रिस्क कवर और साथ साथ जो बैंक्स हैं कितना ज़्यादा मुस्तफ़ीद भी हो सकेंगे और छोटे किसान जो है वो इससे कितना फ़ायदा उठा सकेंगे। एंड अदर लास्ट न्यूज़ इज़ दैट के SCCP ने कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट फंड जो है वो फाल कर दिया है। आज हम ये भी बात करेंगे इससे कैपिटल मार्केट पे कितना एक इम्पैक्ट आएगा। इन तमाम चीज़ों से बात करने के लिए हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से जवाद रिजवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। क्या कहेंगे? सबसे पहले पाकिस्तान एंड बांग्लादेश रिलेशनशिप के हवाले से हम बात करेंगे। हम ये देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन पे मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं और दोनों कंट्रीज़ के दरमियान अब ये देखा जा रहा है कि एक फ्रेंडली नेचर है, बिजनेसेस डेवलपमेंट होने चाहिए और दूसरा ये कि हमारे जो बिजनेसेस जब जितना जॉइंट होंगे उतना ही फ़ायदा दोनों की ट्रेड पे होगा। जी बिल्कुल, इसमें नताशा हम देखें कि बांग्लादेश में रजीम चेंज के बाद जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशंस काफ़ी अरसे से जिसे कहते हैं सर्द मोहरी का शिकार थे, वो उसमें से निकले और दोनों मुल्कों के दरमियान जो एक बरादराना ताल्लुक़ है दोबारा बहाल हुआ। उसके अंदर हमने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश ने सिर्फ जो मुख्तलिफ हमारे सेगमेंट्स हैं उसके अंदर, जैसे सबसे पहले डिफेंस पैकेट भी चीज़ें में काफ़ी सारी चीज़ें हुई। उसके साथ साथ जो हमारे बांग्लादेशी काउंटर पार्ट हैं, कॉमर्स सेक्रेटरी, उन्होंने पाकिस्तान विज़िट किया। उसके बाद पाकिस्तान के जो क्या नाम है कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने बांग्लादेश विज़िट किया। ये वो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अगर आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान जो रिवाइवल ऑफ द रिलेशनशिप है वो हो रही है। उसके साथ साथ जो दोनों मुल्कों के पोटेंशियल्स हैं उनको एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करके बायलैटरल एफर्ट करके ग्लोबल मार्केट में अपना शेयर लेना है। अब ये वो एफर्ट्स हैं जो क्या नाम है कंक्रीट रिजल्ट दे सकती हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, दोनों मुल्कों की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर सकती हैं, दोनों मुल्कों की एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकती हैं। जो एक्सपर्टीज़ पाकिस्तान के पास मौजूद हैं और जो एक्सपर्टीज़ बांग्लादेश के पास मौजूद हैं, उन दोनों एक्सपर्टीज़ को जब हम जॉइंट वेंचर करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो हम एक ऐसी नीश मार्केट डेवलप कर लेंगे इंटरनेशनल मार्केट में जिससे दोनों मुल्कों की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ग्रो करेंगी और सब्सटेंशियल ग्रो करेंगी। मैं एग्जांपल देता हूँ कि जब हम बात करते हैं, बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश कॉटन प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन बांग्लादेश की वैल्यू एडेड की एक बहुत अच्छी एक्सपोर्ट है। जबकि पाकिस्तान सिर्फ ना सिर्फ कॉटन का प्रोड्यूसर है बल्कि कॉटन की बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल जो हैं प्रोड्यूस करता है। वैल्यू एडिशन में पाकिस्तान बांग्लादेश से पीछे है, लेकिन जब दो मुल्कों की आपस में इनकी इंडस्ट्रियल पैक्ट्स होंगे, जॉइंट वेंचर्स होंगे, तो जो सिर्फ हम टेक्सटाइल सेक्टर के वैल्यू एडिशन सेक्टर की बात करें तो उसके अंदर इतना एक ह्यूज पोटेंशियल है कि दोनों मिल के अपना एक ऐसा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं ग्लोबल मार्केट में और अपनी एक ऐसी मार्केट क्रिएट कर सकते हैं जो किसी भी दुनिया के जो प्रोड्यूसर्स हैं उसको कम्पीट कर सकते हैं। टेक्सटाइल के हवाले से दोनों कंट्रीज की एक्सपर्टीज हैं और दोनों ही मिलकर टेक्सटाइल हब क्रिएट सकते हैं, खासकर इन द मींस ऑफ एक्सपोर्ट। अगर हम बात करें यूरोपियन कंट्रीज़ की और तमाम कंट्रीज़ को, हम एक अच्छा सा एक चंक क्रिएट कर सकते हैं इन द मींस ऑफ एक्सपोर्ट सेक्टर।
जी बिल्कुल, इसमें तो एक्सपोर्ट के अंदर तो पाकिस्तान और बांग्लादेश का स्पेशली फॉर टेक्सटाइल बहुत ज़्यादा ह्यूज पोटेंशियल है। इंटरनेशनल बाइंग हाउस जो कभी पाकिस्तान में होते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान ने पिछले 10 15 20 सालों में टेररिज्म को भुगता, उसकी वजह से जो इंटरनेशनल के ना परचेज हाउसेस थे वो शिफ्ट हुए, तो बांग्लादेश शिफ्ट हुए थे। तो वो वहाँ पे मौजूद है। पाकिस्तान वहाँ से ऑलरेडी प्रोड्यूस भी कर रहा था, पाकिस्तान से वो परचेज भी करते थे, पाकिस्तान के प्रोड्यूसर्स को वहाँ पे जाना पड़ता था। अब वो जो हम फिर इजी वीज़ा की पॉलिसी वापस लेके आ रहे हैं। उस इजी वीज़ा से ये होगा कि दोनों मुल्कों के जो लोग हैं, बिजनेस कम्युनिटी है, वो इजीली ट्रैवल कर सकेंगे। तो ये वो पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से एक ऐसा एफर्ट की जा रही है कि बांग्लादेश, क्योंकि हम रीजनल इकोनॉमीज़ की जब इंटीग्रेशन की बात करते हैं, जब हम सीपैक की बात करते हैं, सीपैक इज़ नॉट लिमिटेड टू द पाकिस्तान और चाइना, इट इज़ इंटीग्रेटेड विद ऑल द कंट्रीज इन द रीजन। तो उसमें सबको बेनिफिट होना है। जब विन विन सिचुएशन उस वक्त क्रिएट होगी कि जब हम हर मुल्क को उसका बेनिफिट देंगे, उस रूट का, उस प्रोजेक्ट का, वन बेल्ट वन रूट की जब हम बात करते हैं, सीपैक उसका हिस्सा है। तो ये तमाम मुल्क उसमें जब इंटीग्रेट होंगे, एक दूसरे के साथ जॉइंट इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, पार्टनरशिप्स करेंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करेंगे, तो नेचुरली जो रीजन वो ग्रो करेगा। और कहते हैं कि ये सदी तो वैसे भी इस रीजन की है, तो इस रीजन की सदी उसी वक्त है कि जब हमारे मुल्कों की आपस में इंटीग्रेशन हो। राइट, एंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इसी की एक कड़ी है। यू आर वेरी राइट। अच्छा, बात करें हम छोटे किसानों को कर्जों के हवाले से, खासकर बजट के अंदर भी ये एस्पेक्ट डिस्कस किया गया था कि किसी ना किसी तरीके से जो छोटे फार्मर्स हैं उनको रिलीफ दिया जाए। अब बैंक्स इस पर राजी नहीं थे, तो बैंक्स की रजामंदी के लिए गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है कि किसी ना किसी तरीके से रिस्क कवर जो है वो स्कीम रखी जाए बैंक्स के लिए, यानी कि उनको रिस्क कवर फराहम किया जाए। तो कैसे देखते हैं इस इनिशिएटिव्स को? और ख़ासकर गवर्नमेंट इज़ वेरी कीन कि किसी ना किसी तरीके से छोटे फार्मर्स के या एग्रीकल्चर साइड पे कोई इशू क्रिएट ना हो। जी, इसमें गवर्नमेंट पाकिस्तान और गवर्नमेंट पंजाब ने बहुत ज़्यादा काम किया। हमारे बड़े फार्मर्स के पास तो अपने मींस होते हैं, अपने रिसोर्सेज होते हैं, उसको जो बैंक से फंडिंग है, लोन है, लेना कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हमारा जो छोटा किसान है जिसकी लैंड होल्डिंग 5 एकड़, 10 एकड़, 12 एकड़ होती है, उसके लिए जब वो इनपुट्स के लिए जाता है तो उसको इनपुट्स महंगी होती हैं। वो मार्केट से जब सूद पे चीज़ें लेता है तो उसके लिए प्रॉब्लम्स बनती हैं। और वो जो साहूकार जो उसको इनपुट्स सूद पे दे रहा होता है, तो उसके लिए जब क्रॉप निकलती है तो सारा उसका मेजर चंक जो है, मेजर जिसे कहते हैं मलाई जो है, उठा के वो क्या नाम है इनपुट सप्लायर जो है, जो सूद के ऊपर उसको दे रहा होता है, वो ले जाता है। ये एक ऐसा फैक्टर था जिसकी वजह से हमारी फार्मिंग कम्युनिटी जो है, पाकिस्तान की बड़ा मेजर शेयर है, वो अफेक्ट हो रही थी। तो गवर्नमेंट पाकिस्तान बैंक ऑब्वियसली इनको रिलेक्टेंट थे कि जब क्योंकि एक नेचुरल उसके ऊपर है, बिजनेस रिटर्न इसका बड़ा डिफरेंट होता है। जो फार्मर है वो नेचर के ऊपर है, क्लाइमेट चेंज बहुत तेज़ी से हो रहा है, हमारे पास क्लाइमेट रेजिस्टेंट रेजिलियंट हमारे पास सीड्स नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी उस तरीके से नहीं है कि हमारा जो फार्मर है वो क्लाइमेट रेजिस्टेंट टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करते हुए अपनी क्रॉप को सिक्योर कर सके। उसके पास क्रॉप इंश्योरेंस की फैसिलिटीज़ उस तरीके से अवेलेबल नहीं है। तो ये वो फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है वो हमारे छोटे किसानों को कर्जा देते हुए रिलेक्टेंट होता था। अब गवर्नमेंट ने बजट में भी अनाउंस किया कि हमने छोटे किसान को प्रोटेक्ट करना है ताकि हमारी फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर हो। छोटा किसान बिल्कुल इसी तरह है जैसे एसएमई है फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो छोटा किसान इज द एसएमई फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर, तो उसको गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट करना है। अब गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट करने के लिए उसको इजी लोन्स के लिए फैसिलिटी क्रिएट करनी थी, जिसमें हमारे कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो रिलक्टेंट थे, जबकि हालांकि स्टेट बैंक ने पूरे टारगेट सेट्स किए हुए हैं कि आपने इतने सर्टन अमाउंट्स ऑफ लोन्स शेयर लाजमी डिस्पर्स करने फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने जो जिम्मेदारी ली कि हम जो क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट है, जो स्मॉल फार्म्स को, स्मॉल फार्म होल्ड्स को, स्मॉल फार्मर्स को बैंक देंगे, उसका क्रेडिट रिस्क जो है गवर्नमेंट ने अपनी जिम्मेदारी ले ली, जिसकी वजह से बैंक के लिए कोई किसी किस्म का एक्सक्यूज़ नहीं रह गया। तो इसका आप देखेंगे अल्टीमेटली दूरदराज नताइज निकलेंगे। हमारी जो एग्रीकल्चर कम्युनिटी है, हमारे छोटे फार्मर हैं, वो ग्रो करेंगे। और इसमें आप ये देखेंगे गवर्नमेंट पंजाब ने बैंक ऑफ पंजाब के ज़रिए किसान कार्ड के ज़रिए ये एक जिसे कहते हैं सक्सेसफुल मॉडल प्रेजेंट कर चुकी हुई है। देयर इज़ नथिंग न्यू। उन्होंने किसान के साथ कार्ड दिया है किसानों को, और किसान कार्ड उसको इस्तेमाल करते हुए किसान अपनी जो एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं उस पर ले रहे हैं, और उनको उस पर कोई एक सर्टन टाइम तक कोई लोन नहीं पे करना पड़ रहा, जो ऑलरेडी उनको पे करना पड़ता था जब वो कोई डीजल लेने जाते थे, वो खाद लेने जाते थे, कोई पेस्टिसाइड लेने जाते थे, सीड लेने जाते थे।
तो ये वो स्टेप्स हैं जिससे आपकी फार्मिंग तो कम्युनिटी। जवाद साहब, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि फार्मर्स के हवाले से ये इनिशिएटिव, खासकर हम इन्वेस्टर के हवाले से अगर बात करें तो SCCP की जानिब से ये हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट के लिए यानी कि कैपिटल मार्केट के लिए मार्केट डेवलपमेंट फंड जो है उसको फाल कर दिया गया है। और एक और रेगुलेटर्स के हवाले से ही न्यूज़ है जो आपसे डिस्कस करना ज़रूरी है, वो ये कि सरमायाकारों के लिए सहूलत, मुतअद्दिद रेगुलेटर्स यानी कि जितने रेगुलेटर्स हैं उनको तकरीबन जो है वो इकट्ठा कर दिया गया है, SCCP से मुंसलिक कर दिया गया है। इसके हवाले से बताइएगा कि SCCP का क्या रोल होगा और रेगुलेटर्स के हवाले से क्या न्यूज़ है हमारे पास। जी देखिए, हमारे यहाँ जो कोई भी बिजनेसेस है उसके ऊपर मल्टीपल रेगुलेटर्स और मल्टीपल रेगुलेशंस हैं। जब कोई इन्वेस्टर आता है तो वो जब देखता है कि मुझे क्या नाम है CCP से डील करना है, मैंने BOI से डील करना है, मैंने SCCP से डील करना है, मैंने एक्साइज से डील करना है, मैंने FBR से डील करना है, मेरे पास बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स सबको डील करना है। तो जो इन्वेस्टर शेकी हो जाता था कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ लेकिन मेरे पास इतने सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ डीलिंग के साथ जो मुझे प्रॉब्लम बनती है, कहीं पे कोई फाइल डिले हो जाती है, कहीं पे कोई फाइल डिले हो जाती है, तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न या उसके जो इनिशिएटिव्स होते हैं वो डिले हो जाते हैं, नजायज़ डिले का शिकार होते हैं, जिसे हम रेड टेपिज्म भी कहते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, इन्वेस्टर्स का जो ट्रस्ट है वो शेकी हो जाता है। अब ये वो फैक्टर्स थे जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत ही जिसे कहते हैं फोकस करके बहुत अच्छे तरीके से इसको इंटीग्रेट किया चीज़ों को, SCCP के प्लेटफॉर्म पे ले आया कि जब आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवाएंगे, सारी चीज़ें लेके आएंगे तो आपकी चीज़ें वहीं पे जिसे कहते हैं वन विंडो सहूलत जिसे कहते हैं, इस तरीके से इस्टेब्लिश कर दिया है कि वो इन्वेस्टर्स के लिए ईज़ क्रिएट कर रही, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जब ईज़ क्रिएट हो जाएगी, इन्वेस्टर एक कॉन्फिडेंस के साथ रिलैक्स मोड के अंदर रहते हुए अपने इनिशिएटिव स्टार्ट कर सकेगा और उससे आपकी जो सरमायाकारी में इजाफा होगा, ना सिर्फ लोकल सरमायाकारी में बल्कि आपकी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा। और दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट ने कैपिटल मार्केट फंड की अनाउंसमेंट की है, वो एक बहुत अरसे डेवलपमेंट फंड की जो अनाउंसमेंट की है, एक बहुत अरसे से हमारी स्टॉक मार्केट ही कहती थी कि इन्हें डेवलपमेंट मार्केट सपोर्ट फंड चाहिए, डेवलपमेंट फंड चाहिए ताकि हम अपनी जो हमारी स्टॉक मार्केट ऑलरेडी 1.5 लाख पॉइंट्स के पे पहुँच चुकी है, हम उसकी डेप्थ को और बढ़ाएं, हम इसको और एक्सपेंड करें, नए इन्वेस्टर्स आएँ, हम इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन दें। तो ये वो चीज़ है कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट फंड जो आपकी स्टॉक मार्केट को और फर्दर जिसकी रेजिलियंस को ग्रो करेगा, उसको डेप्थ देगा और उसको इंक्रीज़ करेगा, इन्वेस्टर्स को फर्दर इन्वेस्टमेंट्स के लिए बूस्ट करेगा, इंकरेज करेगा। अच्छा, अगर जवाद रिजवी साहब हम आपसे FBR के इनिशिएटिव्स के हवाले से भी बात करेंगे, खासकर हम ये भी देख रहे हैं कि टैक्स के मसाइल ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हल करने के लिए हम ये देख रहे हैं कि आला सतह कमेटी तश्कील दे दी गई है, इसके हवाले से भी बताइएगा कितना इम्पॉर्टेंट है ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मसाइल को हल करना और ख़ासकर जो एक टैक्स का निज़ाम है वो भी बेटरमेंट की तरफ आ जाएगा। जी देखिए, इसमें टैक्स के अंदर दो तरह के ओवरसीज़ के मसाइल हैं। एक ओवरसीज़ है जो रेमिटेंस भेज रहा है, तो वो तो बहुत आराम से सिंपली प्रोटेक्टेड है। जब वो अपनी रिटर्न फाइल करता है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, वो ज़ीरो की रिटर्न फाइल करता है, उसको रिटर्न फाइलिंग करनी होती है, उसके ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं है। यहाँ पे वो एसेट्स खरीदता है, एसेट्स बनाता है, उसको उस पर जो बाहर से भेजी हुई रकम है उस पर उसको कोई टैक्स नहीं है, वो अपनी ज़ीरो की रिटर्न फाइल करेगा, वो टैक्स नेट में है और वो तमाम जो टैक्स एग्जम्पशंस मिलती हैं, टैक्स छूट मिलती हैं किसी फाइलर को, उसको मिल जाती हैं। इनके हद तक तो इशू नहीं है। लेकिन जो दूसरी तरफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स हैं जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, और जिसकी वजह से उनके लिए प्रॉब्लम्स ग्रो करती हैं। अब वो जो प्रॉब्लम ग्रो करती हैं उसके लिए जो कमेटी बनाई गई है, कमेटियाँ पहले भी बहुत सारा बनती हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि कमेटी को टास्क क्या दिया गया है और कमेटी किस डेडिकेशन के साथ जो इशूज़ हैं उनको रिजॉल्व करती है, उनको जो इशूज़ हैं उनको प्लग इन करती है और जो डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं उनको कैसे सेटल डाउन करती है। अगर वो कमेटी इसमें कामयाब हो जाती है तो हमारा जितना भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स है वो ये बहुत एक वेलकमिंग स्टेप होगा उनके लिए, और वो किसी भी किस्म की रिलक्टेंसी के बगैर अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं और अपनी जो रेमिटेंस हैं यहाँ पे लेके आ सकेंगे।
राइट जवाद साहब, और हमारे पास जो एफबीआर की तरफ से इनिशिएटिव्स लिए गए वो काफ़ी हद तक खुशाइन दिखाई दे रहे हैं, जिसके इम्पैक्ट हमने मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ही देख लिए हैं। वेल जवाद साहब हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस, और आपका थैंक यू सो मच कि आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। हम देख रहे हैं कि अगर इकॉनमी के लिए जो टाइमली इनिशिएटिव्स लिए जाएँ तो उसका एक इम्पैक्ट वाज़ेह तौर पर दिखाई देता है। बजट के बाद सिर्फ एक ही महीना हुआ है, उसकी जो हमारी इकॉनमी के नंबर्स हैं वो काफ़ी हद तक बेटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कमोडिटीज़ अपडेट्स हमारे पास रेडी हैं, लेट्स हैव अ लुक आज की मार्केट में क्या अपडेट्स हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 3,53,790 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 3,03,640 रुपीज़, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर 3,340.82 डॉलर, ऑयल WTI पर बैरल 63.32 डॉलर, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 67.44 डॉलर। ये थे कमोडिटी अपडेट्स जो हम देख रहे हैं। ऑयल प्राइसेस में थोड़ी कमी देखी जा रही है, गोल्ड के प्राइसेस स्टैग्नेंट दिखाई दे रहे हैं। हमारे पास करेंसी अपडेट्स भी मौजूद हैं, लेट्स हैव अ लुक। करेंसी में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 328.28 रुपीज़, सेलिंग वॉज 328.36। नेक्स्टली यूके पाउंड बाइंग रही 379.28, सेलिंग वॉज 379.95 रुपीज़। यूएस डॉलर बाइंग रही 281.9, सेलिंग वॉज 282.4। चाइनीज युआन बाइंग रही 39.28, सेलिंग वॉज 39.35। ये थे करेंसी अपडेट्स। जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी देखते चलते हैं, आज की मार्केट में क्या अपडेट्स हैं। सबसे पहले सऊदी रियाल बाइंग रही 75.12 रुपीज़, सेलिंग वॉज 75.25। यूएई दिरहम बाइंग एट 76.77, सेलिंग वॉज 76.9। कतरी रियाल बाइंग रही 77.73, सेलिंग वॉज 77.86। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 923.2, सेलिंग वॉज 924.84। ये थे करेंसी अपडेट्स आज की मार्केट में। डॉलर प्राइस आप देख रहे हैं, आज के दिन भी थोड़ी कमी देखी जा रही है, रुपी अप्रिशिएट कर रहा है और डॉलर जो है वो डिप्रिसिएशन की तरफ कंटिन्यूसली कुछ पैसाज में डेली बेसिस ये आ रहा है। इट्स अ वेरी गुड साइन कि हम देख रहे हैं करेंसी जैसे जैसे अप्रिशिएट करेगी वैसे वैसे हमारे बिजनेसेस और हमारी इन्फ्लेशन दोनों कंट्रोल रहेंगे। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।